हेलो दोस्तों, ये कहानी दो लवर्स की है जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं की कहानी आज हम सुनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक औरत काली रात में बारिश में भीगती हुई पुलिस स्टेशन जा रही होती है और पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल से कहती है, मुझे बचा लो वरना मेरा पति मुझे मार डालेगा। और उसके बाद 2 महीना पहले का सीन दिखाया जाता है, यानी कि फ्लैशबैक। अभिमन्यु नाम का आदमी जो कि कंपाउंडर है, वो एक औरत को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने आया होता है। वो औरत रानी की रूम मालकिन होती है। अभिमन्यु रानी को देख करके अंदर ही अंदर दिल दे बैठता है, यानी कि उसके ऊपर उसका प्यार आ जाता है। वो उसे देखता ही रहता है। रानी उसके पास से गुजरती है और वो अपने काम पर चले जाती है, लेकिन वो अपना सामान वहीं पे भूल जाती है। रूम मालकिन कहती है कि लगता है वो अपना सामान यहीं पे भूल गई है। अभिमन्यु कहता है कि मैं इसे सामान को ले जाकर दे दूं क्या? वो कहती है कि हाँ ले जाओ, दे दो। और वो उसका सामान उसे देने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन वो जा चुकी होती है। वो उसे आवाज देता है लेकिन उसे सुनाई नहीं देता है। ये उसके पीछे दौड़ते हुए जाता है और उसकी दुकान के पास जब वो रुकती है तब ये उसे उसका सामान देता है। वो कहती है कि आप इतनी दूर सिर्फ इस सामान को देने के लिए आ गए? अभिमन्यु कहता है कि नहीं, मेरा काम इधर है, इसीलिए मैं इधर आ गया। वो कहती है कि ठीक है, मैं 2 मिनट में आकर के आपसे मिलती हूँ। वो अपने काम में बिजी हो जाती है। उसके बाद बारिश आ जाती है। तब उसे याद आता है कि मैंने किसी को तो बाहर रुकने के लिए कहा था। और हम लोग देखते हैं कि अभिमन्यु अभी बाहर वेट कर रहा होता है एक दुकान पर चाय पीते हुए। वो आती है छाता लेकर के और सॉरी बोलती है अभिमन्यु से। ये पूछता है कि क्या आप मेरे साथ सिनेमा देखने के लिए चलेंगी? अभी वो कुछ जवाब दे ही पाती कि तभी उसे एक बंदा दिखाई देता है जो कि छाते लेकर के जा रहा होता है। ये उसे बड़ा ही गौर से देखती है और उसे देखते ही हाँ कर देती है। अभिमन्यु समझता है कि शायद इसने हाँ कहा है। वो कहता है कि ठीक है, तब फ्राइडे को 6 बजे तैयार रहिएगा। हम देखते हैं उस आदमी से जा करके मिलती है जो छाता लेकर के जा रहा होता है, यानी कि इन दोनों का आपस में कुछ न कुछ है। और वहीं पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ये दोनों तो पहले ही पुराने आशिक है एक दूसरे के। उस आदमी का नाम है रिशु। रानी रिशु को पैसे भी दी होती है। रिशु के पीछे तो पुलिस भी पड़ी होती है, इसीलिए वो छुप कर रहता है। नेक्स्ट सीन में रिशु एक एजेंट के पास जाता है और उसे पैसे देता है टिकट के लिए। वो 2 महीने बाद का टाइम बताता है। फिर हम देखते हैं रिशु टीचर का काम करता है, यानी कि वो बच्चों को पढ़ाता है। और वहीं की रूम मालकिन उस पे हमेशा लाइन मारती है। उसके बाद रानी उससे मिलने बुलाती है कि आज घर पे कोई नहीं है, रात में आओगे क्या? वो हाँ कर देता है। रानी पूछती है कि कब हम लोग यहाँ से निकलेंगे? रिशु बताता है सब सेट है, एजेंट ने पासपोर्ट भी तैयार कर दिया है, 1 महीने की बात है, उसके बाद थाईलैंड में हम लोग अपनी आग बुझाएंगे। रानी कहती है बस तुम अपना इज्जत मत लुटवा देना अपने चाहने वालों से। रिशु कहता है वो तुम्हारा कंपाउंडर आशिक। रानी कहती है वो आवाज का नहीं, मोहब्बत का शिकार है, भला आदमी है। रिशु कहता है पर तू तो बदजलन है। उसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है। अभिमन्यु तैयार होकर सिनेमा जाने वाला होता है, तभी एक आदमी आता है जिसे वो कमरे के अंदर ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अभिमन्यु सिनेमा घर में 6 बजे की सारी टिकट खरीद लेता है और रानी का इंतजार करता है। उधर रानी रिशु के साथ घर में खूब मजे ले रही होती है। अभिमन्यु बारिश में भीगता हुआ घर आता है। उस वक्त रानी अपनी रूम मालकिन की बाल में मेहंदी लगा रही होती है। रूम मालकिन पूछती है अभिमन्यु इतनी रात को इतनी सारे टमाटर लेकर आ रहे हो कहाँ से? वो कहता है रॉयल सिनेमा घर से, वहाँ पे सस्ते मिल रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए लेते आऊं। रानी बात को समझ जाती है और वो अभिमन्यु से सॉरी बोलती है। वो अगले फ्राइडे फिर से इंतजार करेगा ये बात कहता है। रानी कहती है ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। नेक्स्ट सीन में मार्केट में रानी अपने आशिक से वो सारी बातें बता रही होती है कि अभिमन्यु कैसे उसका इंतजार कर रहा था, उसके लिए इसे बुरा लग रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पे एक चोर आता है और रानी का पर्स लेकर के भागने लगता है। रिशु उसका पीछा करता है पर तभी सामने पुलिस आ जाती है। अब पुलिस को देख करके रिशु भी भागता है क्योंकि उसके पीछे भी पुलिस पड़ी होती है। तब तक रानी भी वहाँ पे आ जाती है। रानी को भी पुलिस देख लेती है। रानी भी वहाँ से किसी तरह से निकल जाती है। शाम के वक्त जब रानी अपने घर पे होती है तो वहाँ पे एक पुलिस वाला आता है और उसका पर्स लौटाता है। कहता है कि कसौली का कांड मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, जो दिनेश पंडित की एक बुक होती है। उसमें कैसे एक आशिक ने अपनी प्रेमिका की जान बचाने के लिए बॉडी के पास अपना हाथ काट करके रख दिया था, जिसकी वजह से पुलिस वालों को पता ही नहीं चला
चला कि मरने वाला उसका आशिक है या कोई और। रानी ये बात ऋषि को बताती है। वो रानी को समझाता है, कहता है कि तुम उनसे डरोगी तो वो तुमसे सच उगलवा लेंगे, इसीलिए तुम उनसे डरना बंद करो। नेक्स्ट सीन में सिनेमा घर में जब ये लोग सिनेमा देख रहे होते हैं, वहाँ पुलिस भी होती है। ऋषि वहाँ से चुपके से निकल जाता है, मोबाइल का सिम कार्ड टॉयलेट में बहा देता है। रानी उसे फोन लगाती है घर जाने पर, लेकिन उसका फोन नहीं लगता है। पुलिस रानी पर भी नजर रखे होते हैं। नेक्स्ट सीन में रानी के दुकान के सामने कचड़े वाला खड़ा होता है। रानी उसे जाने के लिए कहती है, पर वो कहता है मैं थोड़ी देर बाद जा रहा हूँ मैडम। तभी रानी की नजर उसके पीछे लिखे शब्दों पर पड़ती है। वो जान जाती है कि ये ऋषि ने ही लिखा होगा। वो घर जाकर दिनेश पंडित की वही किताब ढूंढती है जिसका नाम कचरे के डब्बे पे लिखा था, और उसे पता चल जाता है कि ऋषि कहाँ पे उसे कॉल करेगा। वो एक दुकान पर जाती है जहाँ पीसीयू होता है। वहाँ पर ऋषि का फोन आता है। वो कहता है मैं एजेंट से मिलकर आया हूँ, हम अगले हफ्ते ही निकल जाएंगे। ऋषि कहता है डरने की जरूरत नहीं है, हो सकता है पुलिस तुम्हारे घर आए और तुम्हें थाने भी ले जाए पूछताछ करने के लिए, बस तुम्हें डरना नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पुलिस रानी को सच में बुला लेती है। वो रानी से पूछताछ करते हैं पर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। और यहाँ भी रानी पंडित जी का ही जिक्र करती है, दिनेश पंडित। वहीं पर एंट्री होती है मंटू चाचा, यानी कि जिस केस के सिलसिले में रानी से पूछताछ कर रहे होते हैं उसी के वो खास थे, यानी कि नील के चाचा जी। अब नील कौन है तो नील बता दें कि नील का कत्ल ऋषि ने किया होता है। नेक्स्ट सीन में रानी को घर जाते देखते हैं पर पुलिस उस पे नजर रखते हैं। पुलिस चारों तरफ ऋषि की फोटो लेकर पूछताछ करने लगते हैं। एक दिन ऋषि ट्रेवल एजेंट के पास जाता है तो देखता है पुलिस उसे भी पकड़ कर ले जा रही होती है। पुलिस पूनम प्रजापति के घर भी जाती है, यानी कि जहाँ पे ऋषि ट्यूशन पढ़ाता है, यानी कि उसकी कोचिंग क्लास जहाँ पे चलती है। वो लोग उसे भी फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानती हो। वो कहती है 2 मिनट में आती हूँ, और वो ऋषि के पास जाती है और उसे ब्लैकमेल करती है। वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताती है, कहती है मैंने नहीं देखा है। ऋषि रात को वहाँ से भाग जाता है और रानी के घर आ जाता है। वो रानी को सारी बात बताता है कि उनका पैसा बर्बाद हो गया, एजेंट पकड़ा गया और कोचिंग सेंटर भी अब पुलिस आए थे और उसे उसकी रूम मालकिन ब्लैकमेल भी कर रही है। उसी वक्त अभिमन्यु वहाँ पे आता है और रूम मालकिन से पूछता है कि रानी कहाँ है। रूम मालकिन रानी को बुलाती है। रानी उसे हाय कहती है ऊपर से ही और वापस कमरे में आ जाती है। रानी बताती है कि पुलिस को चकमा देने का मेरे पास एक प्लान है। सीन शिफ्ट होता है। रानी सिनेमा घर अभिमन्यु से मिलती है और उससे डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज कर देती है। उसका प्लान ये होता है कि वो अभिमन्यु से शादी कर लेगी तो पुलिस ऋषि के पीछे नहीं पड़ेगी, यानी कि पुलिस को लगेगा कि इस शहर में ऋषि नहीं है। शादी के लिए अभिमन्यु भी हाँ कर देता है, पर रानी की एक शर्त होती है कि वो उसकी मर्जी के बगैर उसे कुछ भी नहीं करेगा। नेक्स्ट रानी ऋषि को हनुमान मंदिर के पास मिलने के लिए बुलाती है। ऋषि कहता है कि ये तीसरे को बीच में लाना सही नहीं है, पर रानी कहती है मोन्टू चाचा को रास्ते से हटाने के लिए अभिमन्यु को बीच में लाना ही था। वो बताती है 3 दिन बाद शादी है, तुम आओगे कि नहीं। ऋषि वहाँ से चला जाता है। शादी का दिन भी आ जाता है और शादी भी होने लगती है। वहाँ पे पुलिस भी पहले से मौजूद होते हैं और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऋषि भी आया होता है भेष बदल करके। शादी की रात अभिमन्यु सुहाग रात मनाने जाता है पर वो टाल देती है बातों ही बातों में, और बिस्की पीने के लिए वो लोग छत पे चले जाते हैं और वहाँ वो दिनेश पंडित की बात छेड़ देती है। अभिमन्यु उसे सांप सीढ़ी का खेल खिलाता है और ये ऐसे ही अपनी रात बिताने लगते हैं। एक दिन रानी नशे में ऋषि के बारे में सच बता ही देती है कि कैसे अभिमन्यु का इस्तेमाल किया है उन लोगों ने पुलिस से बचने के लिए। सुबह अभिमन्यु ऋषि को फोन लगवाता है और ये लोग एक जगह मिलते हैं मेले में। अभिमन्यु इन्हें भागने में मदद करने के लिए कहता है कि वो इन्हें शहर से बाहर निकाल देगा। अभिमन्यु ऋषि को अपने घर ले जाता है और कहता है कि तुम यहीं पे रहो, आज और कल तक कोई नहीं आएगा, उसके बीच में तुम्हारे निकलने का इंतजाम कर दूंगा। नेक्स्ट में वो ऋषि के लिए खाना ले आता है। ऋषि के दरवाजे पर कोई आता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है वहाँ उसकी रूम मालकिन होती है। वो उसे अंदर बुलाता है और किस करता है और उससे वो कहता है कि 1 महीने बाद मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा, पर वो उसे धमकी देती है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं सारी बात पुलिस को बता दूंगी। कुछ देर बाद फिर कोई आता है दरवाजे पर। वो दरवाजा खोलता है तो एक आदमी होता है। वही आदमी होता है जो एक बार
बार अभिमन्यु से मिलने आया होता है। इसके बाद अभिमन्यु को दिखाया जाता है। रिशु दरवाजा खोलता है। अभिमन्यु रिशु को खाना देता है, पर उसे शक होता है कि कोई और भी यहाँ आया था। रिशु बताता है कि रूम मालकिन। अभिमन्यु पूछता है कि वो यहाँ के बारे में कैसे जानती है। वो कहता है कि वो हमारा पीछा कर रही थी। और सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है अभिमन्यु रानी को यमुना नदी के अंदर नाव पर बैठाकर ले आया होता है। और फिर से वापस सीन अभिमन्यु के घर में आता है, जहाँ पे वो रिशु से बताता है यहाँ पर ललन आया था, उसने सारी बात तुम्हें बता ही दिया होगा मेरे बारे में। और वापस रानी का भी सीन दिखाया जाता है। अभिमन्यु रानी को घर ले आता है। वो उसे अब भी डरा रहा होता है। तभी वहाँ रिशु भी आ जाता है, जिसे देखकर रानी उसकी ओर भागती है और फिसल कर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। वो लोग दिनेश पंडित की लिखी किताब मगरमच्छ का शिकंजा का जिक्र करते हैं। नेक्स्ट सीन में रानी बारिश में भीगती हुई पुलिस स्टेशन में जाती है और कहती है कि उसका पति उसे मार देगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस को एक बॉडी मिलती है जली हुई। चेक करने पर पता लगता है कि ये तो अभिमन्यु और रिशु की रूम मालकिन पूनम का है, यानी कि दोनों को किसी ने जला दिया था। पुलिस को रानी के ऊपर शक होता है। वो इसे रिमांड पर लेते हैं, पर वो कुछ भी नहीं बताती है। पुलिस उसकी खूब पिटाई करती है और इस बात को न्यूज में भी वो लोग दिखाते हैं। इसके बाद रिशु अपने आप को 3 दिन बाद रेलवे ब्रिज पर 8 बजे सरेंडर करने के लिए कहता है, एक वीडियो क्लिप के माध्यम से पुलिस को। शर्त उसकी ये होती है कि रानी को सही सलामत उसके पास लेकर आना होगा। और उसके बाद हमें ठीक तीसरे दिन वही रेलवे ब्रिज का सीन दिखाया जाता है और रिशु ट्रेन से वहाँ पे उतरता है और पुलिस भी रानी को लेकर वहाँ पे आ गई होती है। वो लोग रानी को उसके पास भेजते हैं। उसके कुछ समय बाद एक पुलिस वाला रिशु और रानी की ओर आने लगता है। वो अभिमन्यु होता है। वो उनके पास आ जाता है। रिशु और अभिमन्यु में लड़ाई हो जाती है, जिससे अभिमन्यु से गन छूट करके नीचे गिर जाती है और वो गन रानी उठा लेती है और वो गन से अभिमन्यु को मारने के लिए उसके ऊपर गोली चलाती है, पर गोली कहीं और जाती है और वो झटके से यमुना नदी में गिरती है। पर वो एक पाइप को पकड़ कर लटक गई होती है। उसे रिशु पकड़ता है बचाने के लिए। अभिमन्यु भी उसे बचाने के लिए जाता है और पुलिस वाले इनके पास आ ही रहे होते हैं कि तभी ये तीनों यमुना नदी में गिर जाते हैं। वहाँ पे बहुत ही खतरनाक घड़ियाल होते हैं, जो कि कई दिनों के भूखे भी होते हैं। पुलिस उन्हें सर्च ऑपरेशन से तलाश करती है, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। बस एक नकली हाथ मिलता है, जो कि रिशु का होता है, क्योंकि रिशु ने अपना एक हाथ काट दिया होता है रनिंग के लिए। पर ये बात पुलिस वालों को पता नहीं होती है। पुलिस को इन तीनों की बॉडी नहीं मिलती है। काफी सर्च करने के बाद भी आखिरकार इस केस को उन्हें बंद करना पड़ता है। कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम लोग देखते हैं कि बिहार में एक जगह अभिमन्यु और रानी रहते हैं। अभिमन्यु अपना क्लिनिक का काम करता है और रानी बच्चों को पढ़ाती है। यानी कि ये 2 लोग बच गए थे नदी में कूदने पर रिशु बेचारा मारा गया था। रानी जब एक दिन स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है, तभी एक बच्चे की कॉपी में उसे दिनेश पंडित की कुछ लाइनें लिखी होती है और वो पढ़कर समझ जाती है कि रिशु अभी जिंदा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है मंटू चाचा को, जो कि अपने गांव में आ गए होते हैं। उन्हें भी एक किताब आती है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से और वो किताब होती है दिनेश पंडित की, जिसमें पूरी स्टोरी लिखी होती है और उसके लास्ट में लिखा होता है कि तोता मैना लवर पॉइंट पे आना है अगर आपको पूरी कहानी जाननी है तो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है तोता मैना लवर पॉइंट पे, जहाँ पे रानी बैठी होती है। वहाँ पर अभिमन्यु भी आता है और वो देखता है कि रानी पहाड़ की लास्ट की छोर पे बैठी होती है। वो कहती है कि तुम पास मत आना वरना मैं कूद जाऊंगी, क्योंकि तुमने मुझसे धोखा दिया है। तुमने रिशु को जान से मारने की कोशिश की है। और वहाँ पे पुलिस भी आ गई होती है। अभिमन्यु माफी मांगता है बहुत, लेकिन वो उसे माफ नहीं करती है और वो भी उस पहाड़ी से नीचे कूद जाती है झरने में। पुलिस अभिमन्यु को पकड़ कर ले जाती है। इधर पुलिस को रानी की बॉडी नहीं मिलती है। अभिमन्यु इस बात पे मुस्कुराता है और उसे समझ में आ जाता है कि दुनिया में जीने के लिए मरना पड़ता है, यानी कि रानी भी जिंदा है और रिशु भी। और वो दोनों हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे से मिलते हैं और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है।